ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतना कहकर प्रीति धीरे धीरे सांस लेने लगती है। अब तक प्रीति की सांसें उसके काबू में आ गई थी। अब प्रीति मुस्कुराकर अनिका की तरफ देखकर कहती है, अनिका दीदी, आप ही बताइए, जो पहेली उनके जैसे ऑफिसर से नहीं सुलझी वह मुझ जैसी छोटी सी डॉक्टर से कैसे सुलझेगी? प्लीज आप मेरे साथ एक बार चलिए, इट्स वेरी अर्जेंट। प्रीति की बात सुनकर अनिका के दिमाग में भूमिका की छोड़ी हुई पहेली से ज्यादा भूमिका को देखने की इच्छा होती है, क्योंकि रोहित का भी यही कहना था कि भूमिका अपने कमरे में होगी, जबकि अनिका ने भूमिका को न्यूज चैनल की फुटेज में दुर्घटना स्थल पर देखा था, वह भी खुद को पूरी तरह से कवर किए हुए। इसलिए अनिका प्रीति से कहती है, ठीक है चलो, लेकिन पहले हम भूमिका के कमरे में जाएंगे। इतना कहने के बाद भूमिका के कमरे की तरफ अनिका चल पड़ती है। प्रीति अनिका के पीछे पीछे चलने लगती है और कहती है, लेकिन दीदी हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? वह अभी सोए ही होंगे। अनिका कोई जवाब नहीं देती और आगे आगे चली जाती है। अनिका के कदमों की रफ्तार इतनी तेज थी कि प्रीति को लगभग दौड़ना पड़ रहा था। कुछ देर लगातार सवालों की बौछार करने के बाद भी जब प्रीति को अनिका से किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता, तब प्रीति भी चुपचाप अनिका का अनुसरण करते हुए भूमिका के कमरे की ओर बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ घटना स्थल पर भूमिका भीड़ के बीच में से निकलकर एक और जाकर अपना फोन निकालती है कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके एकदम करीब आकर खड़ा हो गया है। इससे पहले कि भूमिका अपने फोन में कोई एक्टिविटी कर पाती, वह पास खड़ा व्यक्ति उसके फोन पर अपना हाथ रख देता है। उसका चेहरा भी बिल्कुल वैसे ही ढका हुआ था जैसे कि भूमिका ने खुद को कवर किया था। एक पल के लिए भूमिका को ख्याल आया कि कोई उसका फोन उड़ाने के इरादे से छीनकर भागना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि भूमिका का घुमा हुआ मुक्का सामने वाले के चेहरे पर पड़ता, उसके कानों में सामने वाले व्यक्ति की आवाज पहुंच जाती है। यह क्या कर रही हो भूमिका? तुम्हें पता है ना कि तुम इस वक्त किसी की कैद में हो? जरा बताओ कि वहाँ कैद में रहते हुए तुम अपने फोन का इस्तेमाल कैसे कर सकती हो? अब भूमिका हल्के से मुस्कान के साथ अपनी भौवें चढ़ाती हुई कहती है, तुम यहाँ? भूमिका इसके आगे कुछ कह पाती इससे पहले वह व्यक्ति अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई कहता है, तुम्हारी हर डिवाइस को हैक और ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। बेहतर यही होगा कि अब तुम इन्हें थोड़ा आराम दो और खुद को भी। भूमिका जवाब देती है, अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी। मैं इनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लेकिन तुम यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम्हें नींद की जरूरत नहीं या तुम्हें आराम करना बुरा लगता है? भूमिका को कौटिल्य को पहचानने में जरा देर नहीं लगती। अब कौटिल्य की मुस्कुराती हुई आंखें दिखाई देती हैं और वह कहता है, क्या और भी कोई है जो यह पता लगा सकता है कि तुम कब, किस वक्त और कहाँ हो? और यह बताओ कि मुझे क्यों नहीं पता होना चाहिए कि तुम किस वक्त क्या करोगे? देखो, तुम्हारा सवाल ही गलत है। और रही बात तुम्हारे अगले सवाल की, तो मुझे ना आराम करना बुरा लगता है और ना ही नींद से कोई परहेज है, लेकिन तुम्हारी फिक्र ने मुझे दोनों से ही दूर कर दिया है। मैं यहाँ तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे वापस घर ले जाने के लिए आया हूँ। फिर अपनी आवाज को थोड़ी भारी करते हुए कहता है, क्या तुम भूल गई हो? इस वक्त तुम मेरी कैद में हो। चलो, मैं तुम्हें दोबारा से किडनैप करके ले चलता हूँ। इस बार भूमिका अपनी आंखों को छोटा छोटा करके उसे घूरती है और फिर बीती रात की घटना को याद करके हंस पड़ती है। अब कौटिल्य कहता है, मुझे उम्मीद है कि अब तक तुम वह सब देख चुकी होगी जिसके लिए तुम यहाँ आई थी। दो पल की खामोशी के बाद भूमिका अच्छी तरह से सोचकर जवाब देती है, हाँ मैं देख चुकी हूँ, चलो। ऐसा कहकर वह कौटिल्य के साथ चल पड़ती है और कुछ ही देर में दोनों मारवा हाउस के लिए निकल जाते हैं।
कौटिल्य खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और भूमिका उसके साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। रास्ते में कौटिल्य भूमिका को बताता है, भूमिका, हम सामने के दरवाजे से मारवा हाउस में नहीं जा सकते हैं। यह सुनकर भूमिका कौटिल्य के चेहरे की तरफ देखने लगती है, फिर एक पल के बाद कहती है, क्यों? कौटिल्य जवाब देता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी हकीकत का पता लगाने के लिए अब तक जाल फैलाया जा चुका होगा। दुश्मन के एक बड़े सवाल का जवाब तुम्हारी किडनैपिंग की सच्चाई के साथ उन्हें मिल जाएगा। अब क्योंकि तुम्हें डिवाइसेज के थ्रू ट्रैक नहीं किया जा सकता है, इसलिए अब वह मानवीय स्तर पर यह काम करवाएंगे। अब यह सुनकर भूमिका अपनी गर्दन को दाएं से बाएं हिलाते हुए कहती है, एक मिनट, तुम अभी थोड़ी देर पहले भी यही कह रहे थे। पहले मुझे यह बताओ कि मुझे ट्रैक क्यों नहीं किया जा सकता? अब कौटिल्य ड्राइव करते हुए एक सेकेंड के लिए भूमिका की तरफ देखता है और वापस सामने देखने लगता है, फिर मुस्कुराता है और अंत में कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ और तुम जानती हो मुझे हैक नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक को छोड़कर। ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे दोस्त को टक्कर दे सके या हरा सके। अब भूमिका हैरानी वाले भाव अपने चेहरे पर लाते हुए कौटिल्य को छेड़ते हुए कहती है, दोस्त? क्या? अच्छा। भूमिका के इस तरह से रिएक्ट करने पर कौटिल्य के चेहरे पर हल्की सी शर्म और मुस्कान दोनों एक साथ दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपनी गाड़ी चलाने पर ध्यान लगा देता है। थोड़ी और आगे जाने पर कौटिल्य और भूमिका अपनी गाड़ी बदल देते हैं। मारवा हाउस का मुख्य सिक्योरिटी इंचार्ज परशुराम सूर्यवंशी की मदद से वह दोनों एक बंद टेम्पो में बैठकर पीछे की तरफ से मारवा हाउस में प्रवेश कर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस। इधर अनिका भूमिका के कमरे तक पहुंच चुकी थी। वह भूमिका के दरवाजे को खटखटाने के लिए हाथ लगाती है तो वह खुल जाता है, क्योंकि वह लॉक नहीं था। इसलिए अनिका बिना किसी मशक्कत के भूमिका के कमरे के अंदर चली जाती है। साथ ही पीछे पीछे प्रीति भी कमरे के अंदर पहुंच जाती है। अब अंदर आने के बाद अनिका अपनी निगाहें एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाकर भूमिका को ढूंढने लगती है। भूमिका का बिस्तर खाली पड़ा था, भूमिका वहां मौजूद नहीं थी। अब प्रीति आवाज लगाती है, भूमिका दीदी, आप कहाँ हो? भूमिका दीदी, आप यहाँ अपने कमरे में भी हो या नहीं? ऐसा कहकर वह वॉशरूम की तरफ चली जाती है और उसके दरवाजे को हाथ लगाती है। कमरे के दरवाजे की तरह वह भी खुला हुआ था। भूमिका वहाँ भी मौजूद नहीं थी। इसके बाद प्रीति बालकनी की तरफ चली जाती है, वहाँ भी भूमिका को नहीं पाती। कमरे में इधर उधर अच्छी तरह से देख लेने के बाद वह अपना चेहरा लटकाए हुए अनिका के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अनिका कमरे के अंदर आने के बाद से लेकर अभी तक एक ही जगह पर स्थिर खड़ी थी। प्रीति की ऐसी उतरी हुई शक्ल देखकर अनिका उससे कहती है, मुझे मालूम है कि इस वक्त भूमिका कहाँ है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भूमिका ने तुम्हें जो भी पहेली दी है उसे सुलझाने में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। यह सुनकर प्रीति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देने लगती है और आंखें चमक उठती है। ठीक इसी वक्त अनिका को अपने पीछे से आवाज सुनाई देती है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप उस पहेली को सुलझा दे। इस बारे में सोच सोचकर मेरा तो सिर घूमने लगा है। ऐसा कहकर भूमिका पीछे की तरफ से अनिका को हग कर लेती है। अनिका के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह भूमिका की तरफ घूम जाती है। अनिका की निगाह जब भूमिका के पीछे की तरफ जाती है तो कौटिल्य वहीं खड़ा था। कौटिल्य अनिका से कहता है, कुछ दिनों के लिए भूमिका का अंडरग्राउंड हो जाना बेहतर होगा, इसका बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। यह सुनकर अनिका कौटिल्य की तरफ सवाल भरी निगाहों से देखती है। कौटिल्य अनिका के मन के सवाल का जवाब देता है, मैडम, दुश्मनों के कीमती चीज को छुपाकर लाने के लिए मुझे भूमिका की किडनैपिंग का नाटक करना पड़ा। फिर भूमिका की तरफ देखते हुए कहता है, भूमिका के साथ साथ मुझे भी मारवा हाउस के कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड रहना होगा, क्योंकि भूमिका मारवा का अपहरणकर्ता मैं ही हूँ। तो इस हिसाब से मैं मारवा हाउस में ही सुरक्षित कैसे हो सकता हूँ?
द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा के लिए यह पता लगाना बेहद आसान है कि उसकी बहन का अपहरणकर्ता कौन है। अब अनिका कौटिल्य के बात का समर्थन करते हुए कहती है, हाँ, यह अच्छा होगा कि दुश्मन कई सवालों में उलझा रहे ताकि वह सही समय पर सही डिसीजन ना ले पाए। फिर अनिका भूमिका की तरफ देखकर कहती है, ऐसी कौन सी पहेली है जिससे यह प्रीति इतनी परेशान है। इस बार भूमिका प्रीति की गर्दन पर अपना हाथ रख लेती है और अपना मुंह बनाकर अनिका को छेड़ते हुए कहती है, इस प्रीति की परेशानी तुम देख पा रही हो, लेकिन मैं खुद उस पहेली से परेशान हूँ। यह तुम देखना ही नहीं चाहती हो। ठीक है, अपनी बहन और पति की बहन में कुछ तो फर्क होगा ही। अनिका को ऐसी बातों से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था और वह कभी इस तरह की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती थी। अनिका ने आज भी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि भूमिका से इस तरह के मजाक की उम्मीद अनिका को नहीं थी। इसलिए वह अपने चेहरे से भूमिका को एक्सप्रेशन देती है। अब भूमिका मुस्कुराकर कहती है, मजाक कर रही हूँ, ननद भाभी से इतना मजाक तो कर ही सकती है ना। फिर आगे कहती है, वह पहेली बताने से समझ नहीं आएगी, देखकर ही समझ आएगी। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसके बाद वह सभी सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। सीक्रेट अंडरग्राउंड में प्रवेश करते हुए भूमिका अनिका से कहती है, एक तोहफा मैं तुम्हारे लिए मॉरिशस से लेकर आई थी, जो तुमने देखा था और उसे देखते ही कहा था, यह क्या है? तो मुझे लगा शायद तुम्हें वह कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए तुम्हें अच्छा लगे कुछ ऐसा लेकर आई हूँ। यह दूसरा तोहफा मैं तुम्हारे लिए दिल्ली से ही लेकर आई हूँ। इसके लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। अब तुम बारी बारी दोनों को खुद ही अपनी आंखों से देख लो। उसके बाद यह तय करो कि तुम दोनों एक बराबर पसंद आए या उनमें से कोई एक ज्यादा पसंद आया, या फिर तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आया। ऐसा कहकर भूमिका बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कौटिल्य की तरफ देखती है। कौटिल्य हल्के से मुस्कुरा देता है। उसके बाद भूमिका प्रीति की तरफ देखकर मुस्कुराती है। प्रीति के चेहरे पर मुस्कान की जगह उसकी परेशानी दिखाई देती है और यह सुनते ही वह अपनी परेशानी का स्तर जताने के लिए अपना एक हाथ चलते चलते भी अपने माथे पर 2-3 बार थपथपाती है। अनिका सिर्फ भूमिका की तरफ एक निगाह देखती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। भूमिका की इच्छा के अनुसार अनिका पहले एक केबिन में जाती है और बाकी सभी बाहर खड़े रहते हैं। उसके ठीक कुछ ही देर के बाद वह बाहर आती है और भूमिका की तरफ देखती है। इस बार भूमिका दूसरे केबिन की तरफ हाथ कर देती है। अनिका एक दूसरे केबिन की तरफ चली जाती है और फिर पहले की तरह कुछ देर में बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वह विवेकानंद पोज में खामोश होकर खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। अब भूमिका उत्सुकतावश कहती है, खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, जल्दी से हमारे उस उलझे हुए सवाल का जवाब देना है। अनिका कुछ कहती उससे पहले ही प्रीति अपने परेशानी वाले हाव भाव के साथ कहती है, क्या भूमिका दीदी, आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ मेरा हलक सूख रहा है। क्या एक ही कम थी जो आप दूसरी उठा लाई? यह कोई सवाल नहीं बल्कि बवाल है। इतना कहने के बाद वह भी अनिका के चेहरे की तरफ देखने लगती है। 2 पल बीत जाने के बाद अनिका कहती है, तुम्हें सिर्फ इसे देखने का नजरिया ठीक करना पड़ेगा और तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। तुम जिसे सवाल समझ रहे हो दरअसल वह एक बहुत बड़ी पहेली का जवाब है। इतना कहने के बाद वह प्रीति की तरफ देखकर कहती है, तुम इन दोनों के ब्लड सैंपल ले लो और उसकी रिपोर्ट पर फोकस करो। फिर भूमिका की तरफ देखकर कहती है, अब क्योंकि तुम हर वक्त मारवा हाउस में ही हो, इसलिए पहले अच्छे से नींद लो, उसके बाद इन दोनों को अलग अलग खुराक दो। उसके बाद सच झूठ सही गलत खुद सामने आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, तुम कोई नई पहेली नहीं बल्कि हमारी पुरानी पहेली का जवाब लेकर आई हो। भूमिका कहती है, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? अनिका जवाब देती है, सब समझ जाओगी, थोड़ा वक्त और रुको। एक बार यह जब बोलना शुरू करेगी तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा।
फिर एक पल रुककर अनिका अपना एक हाथ आगे करके कहती है, अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारे लिए सरप्राइज मेरे पास भी है। ऐसा कहकर वह एक केबिन की तरफ हाथ करती है और कहती है, तुम भी एक बार देख लो। यह सुनकर भूमिका के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ जाते हैं और वह अपना एक हाथ अपने सिर पर रख लेती है। एक पल का वक्त लेने के बाद वह कौटिल्य की तरफ देखती है और फिर केबिन की तरफ आगे बढ़ जाती है। कौटिल्य भी उसके साथ साथ इस केबिन की तरफ चला जाता है। कुछ पलों के बाद भूमिका वापस आती है और फिर कहती है, इट्स नॉट फेयर। मैं सोच रही थी कि तीसरे गिफ्ट के तौर पर तुम्हें यही देकर सरप्राइज करूं, पर तुमने तो मुझे ही शॉक कर दिया। अब अनिका पूरी तरह से अपनी जगह पर स्थिर हो जाती है। उसकी आंखों की पुतलियां भी एकदम इस वक्त शांत थी और आवाज में रोब सुनाई दे रहा था। वह कहती है, अब मैं और देर बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस अब बहुत हुआ। मुझे आकाश चाहिए, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। अनिका की बात सुनकर भूमिका हैरान होती है, लेकिन वह अनिका से कोई सवाल पूछ पाती उससे पहले ही अनिका प्रीति की तरफ देखकर कहती है, कोई भी उलझन हो तो तुम मेरे पास चली आना। इसके बाद भूमिका की तरफ देखकर कहती है, अगर यह मुंह ना खोले तो तुरंत मुझे बताना। फिलहाल तुम्हारे लिए 2 नहीं 3 क्रिमिनल्स हैं, जिनके तुम्हें मुंह खुलवाने हैं और जिनके मुंह नहीं खुलते उनसे सच उगलवाना मुझे आता है। इसके बाद वह तीनों की तरफ देखकर कहती है, एक पहेली कल रात मुझे भी मिली है, उससे भी अभी के अभी सुलझाना बेहद जरूरी है। मुझे अभी जाना होगा। इतना कहने के बाद अनिका बिना किसी को कोई मौका दिए वहां से बाहर निकल जाती है। अनिका जल्द से जल्द परी के उस स्टैचू का रहस्य जानना चाहती थी। इस वक्त कौटिल्य के लिए आराम करना बहुत जरूरी था, इसलिए वह यह काम उसे भी नहीं दे सकती थी। इसलिए वह उसे सुलझाने के लिए सीधा अपनी रिसर्च लैब जाने का निश्चय करके आगे की तरफ बढ़ जाती है। अनिका के जाने के बाद भूमिका और कौटिल्य सीक्रेट अंडरग्राउंड में ही रुकने का फैसला करते हैं। इसलिए वह दोनों वहां बने हुए रूम्स में ही शरण ले लेते हैं, क्योंकि यही छिपने रहने का सबसे बेहतर तरीका था। वहीं दूसरी तरफ मॉरिशस में इंस्पेक्टर पुनर्रूपन अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसका एक हाथ चेयर के हैंड रेस्ट पर रखा हुआ था, जिसमें रिमोट पड़ा हुआ था, और दूसरे हाथ की कोहनी टेबल पर टिकी हुई थी तथा हथेली की तर्जनी उंगली उसके अपने होठों पर रखी हुई थी और शेष उंगलियां मुट्ठी की तरफ बंद भी थी। वह केबिन की दीवार पर लगी हुई टीवी की बड़ी सी स्क्रीन की तरफ देख रहा था और मंद मंद मुस्कुरा भी रहा था। दरअसल आज की ब्रेकिंग न्यूज इंस्पेक्टर पुनर्रूपन की मुस्कुराहट के कारण था। एक चैनल पर दिखाया जा रहा था, विमान विभाग का पूरा प्रशासन काफी परेशान है, लेकिन उसने सभी देशवासियों से अपील की है कि वह निश्चिंत रहें। यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी जिसे ठीक कर लिया गया है। दूसरे चैनल पर दिखाया जा रहा था, विमान विभाग ने घोषणा की है कि अगले 1 हफ्ते तक विमान सेवाएं आधी कर दी गई हैं, ताकि सभी विमानों का एक बार फिर से परीक्षण किया जा सके। तीसरी चैनल पर दिखाया जा रहा था, यह कैसे संभव है? ठीक समय पर परीक्षण के बाद भी इस तरह की घटना कैसी हो सकती है? एक अन्य चैनल दिखा रहा था, देशवासियों, यह खुशी की बात है कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। विमान की खराबी विमान के उड़ने से पहले ही सामने आ गई, लेकिन सोचिए अगर यह घटना और 1 घंटे के बाद होती तो क्या होता? एक अन्य चैनल पर सवाल उठाया जा रहा था, इस घटना को सामान्य घटना की तरह नहीं लिया जा सकता। पुलिस प्रशासन को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि यह लापरवाही किसी प्रकार से हुई। इंसान जल्दी के कारण विमान सेवाओं का उपयोग करता है, लेकिन इतनी जल्दी किसी को नहीं सीधा स्वर्गवासी हो जाए। यह सब सुनने के बाद पुनर्रूपन स्क्रीन को म्यूट कर देता है और फिर मन ही मन सोचने लगता है। यह घटना ठीक उसी समय घटी है जब उसने अपने काम को अंजाम दिया था। सभी कैमरा हैकिंग तो कभी सिस्टम हैकिंग, यहाँ तक कि एयर सिस्टम और एयरप्लेन सिस्टम हैकिंग भी। कोई नहीं जानता था कि यह सब कैसे हुआ था,
हर न्यूज चैनल पर खलबली मची हुई थी, लेकिन पुनरूपन अच्छी तरह से जानता था कि यह सब कैसे हुआ। यह घटना अचानक से नहीं घटी थी, बल्कि किसी की प्लानिंग का हिस्सा थी। इस घटना की जड़ तक कोई नहीं पहुंच पाया था। यदि इसकी जड़ तक साइबर क्राइम पुलिस पहुंच पाती तो यह भी मुश्किल था कि वह उस क्रिमिनल को पकड़ पाती जिसने इसे अंजाम दिया था, जिसका नाम था कौटिल्य। तभी उसे अपने फोन पर मैसेज की रिंग सुनाई देती है। जब वह उस मैसेज को देखता है तो यह मैसेज किसी अलग तरह के नंबर से आया हुआ दिखाई देता है। पुनरूपन को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि यह मैसेज उसे इंटरनेट के जरिए भेजा गया है। जब वह मैसेज खोलता है तो उसमें लिखा था, आई एम सो सॉरी, मैंने जो किया वह एक क्राइम है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अब तक तुम जान चुके होंगे कि मैंने क्या किया है। मैंने कहा था ना कि सुबह तक तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम मेरी स्थिति समझ सकते हो। शायद मेरी जगह होते तो यही करते। साथ ही यह भी यकीन है कि तुमने मुझे माफ कर दिया होगा। इस पूरी कहानी में सबसे अच्छी बात यही है कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता कि इस घटना में मैं एक क्रिमिनल हूँ, और यह क्राइम एक कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि सोचे समझे योजना के तहत पूरा किया गया एक बहुत बड़ा मिशन था। भारत के उस खतरनाक अपराधी को पकड़ने के लिए हमारे पास यह एक इकलौता अवसर था। उसकी वजह से इस बार तुम्हारे सिविलियन खतरे में थे। अगली बार न जाने कौन सी नई जगह चुनी जाती। इस तरह एक एक व्यक्ति को बचाने से अच्छा है कि उस क्रिमिनल को ही उसके सही घर पर पहुंचा दिया जाए। बाकी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम एक काबिल और कोऑपरेटिव ऑफिसर हो। अगर जिंदगी में दोबारा कभी तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिला तो मैं जरूर करूंगा। मैसेज पढ़ने के बाद पुनरूपन अपने हाथ को नीचे करता है और वापस मुस्कुराते हुए स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। फिर कुछ सोचकर दोबारा से जब फोन की स्क्रीन की तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है। वह मैसेज अपने आप ही गायब हो चुका था। यह देखकर पहले उसे थोड़ी हैरानी होती है और फिर दोबारा से चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। अब वह यह कहते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा होता है, जो इतने बड़े बड़े कारनामों को बिना किसी सबूत के अंजाम दे सकता है, भला वह मेरे फोन में सबूत के तौर पर यह मैसेज क्यों छोड़ेगा? इसके बाद वह अपने ही केबिन में टहलते हुए कहता है, मानना पड़ेगा, शायद ही इससे बेहतरीन हैकर दुनिया में होगा। मैं फैन हो गया हूँ तुम्हारा कौटिल्य। काश मेरी टीम में भी कोई ऐसा साथी मेरे साथ होता। वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस। रोहित अपने रूम में ही अनिका के लौटने का इंतजार करता है। जब काफी देर तक वह नहीं लौटती, तब रोहित खुद ही सीक्रेट अंडरग्राउंड जाने का फैसला करता है। इधर वह अपने रूम से ही निकलता है कि तभी उसे चिराग मेहता की कॉल आ जाती है। वह कहता है, गुड मॉर्निंग सर, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? रोहित जवाब देता है, नहीं चिराग, ऐसे कोई बात नहीं। तुमने जो भी कहने के लिए फोन किया है वह कहो। आई एम श्योर कि जिस काम के लिए तुमने फोन किया है वह काम बेहद जरूरी होगा। चिराग समझ जाता है कि रोहित इस वक्त किसी दूसरे जरूरी काम से मारवा हाउस में रुका हुआ है और इस बीच वह कोई दूसरा काम नहीं चाहता। इसलिए अच्छी तरह सोच समझकर चिराग आगे कहता है, सर क्या मैं अभी आपसे मिल सकता हूँ? कुछ नाजुक पहलुओं पर आपसे बात करना जरूरी है। यह सुनकर रोहित की तर्जनी अंगुली और उसका अंगूठा उसके माथे की तरफ चला जाता है और वह एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचता है और फिर कहता है, मैं अभी तक इस बारे में अनिका से बात नहीं कर पाया हूँ, पर यह विषय इतना जरूरी है कि इस पर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा सकती। तुम वहीं रुको, मैं वहीं आता हूँ। इसके बाद वह अपना रास्ता बदलते हुए चिराग मेहता की ओर बढ़ जाता है। इधर अनिका सीक्रेट अंडरग्राउंड से आते हुए यह सोच रही थी कि सबसे पहले वह रोहित से बात करेगी, लेकिन जब वह कमरे में पहुंचती है तो रोहित वहां नहीं पाती। अनिका को अपने काम की इतनी जल्दी थी कि वह रोहित का इंतजार नहीं कर सकती थी। इसलिए वह अपना सेल फोन निकालकर रोहित को कॉल करने के बारे में सोचती है, लेकिन कॉल करने से पहले ही उसे ख्याल आता है कि रोहित खुद उससे जरूरी बात करना चाहता था। अगर कोई जरूरी बहुत काम नहीं होता तो रोहित यहाँ से नहीं जाता।
इसलिए वह यह तय करती है कि जब तक रोहित वापस नहीं लौटता तब तक वह स्टैच्यू को अनलॉक करने की कोशिश करेगी और इस काम में उसकी असिस्टेंट एनी उसके लिए एक अच्छी सहायक सिद्ध होती, जिससे उसका काम शीघ्र अतिशीघ्र पूरा हो सकता था। इसलिए अब वह स्टैच्यू और लैपटॉप दोनों को लेकर अपने सीक्रेट रिसर्च लैब में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दमयंती देवी का किला। दमयंती देवी एक आरामदायक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और बड़ी बड़ी आंखें एकदम स्थिर सी थी। चेहरा एकदम शांत और दोनों हाथ कुर्सी के हैंड रेस्ट पर रखे हुए थे और कमर बैक रेस्ट से लगी हुई थी। उसकी नजरें छत की ओर टेकी हुई थी। इस समय जितनी शांत वह ऊपर से दिखाई दे रही थी, अंदर से उसका मन उतना ही अधिक अशांत भी था। सामने से देखने पर उसका स्थिर दिखाई देता हुआ शरीर अंदर से बवंडर की तरह अशांत भी था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। रक्त का दौरा समान गति से कहीं अधिक गति पकड़कर बह रहा था। उसका चेहरा लाल दिखाई दे रहा था। ठीक इसी वक्त उसकी एक स्त्री सिपाही आकर उससे कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है। उसके आने की आहट पाकर दमयंती देवी अपने हाथों की उंगलियां हिलाकर उसे बोलने का इशारा करती है। दमयंती देवी की उंगलियों के अतिरिक्त शरीर में कहीं भी हलचल दिखाई नहीं देती। घूंघटपोश स्त्री अपना सिर झुकाती है और फिर कहना शुरू करती है, माँ साहब, यह पता चल गया है कि रोहित के बच्चे आज कहाँ गए हैं और किस रास्ते से गए हैं। इसके बाद इस बारे में सारी सूचना विस्तार से कह सुनाती है। बदले में दमयंती देवी सिर्फ हूँ कह देती है, लेकिन वह स्त्री अभी भी वहीं खड़ी रहती है। तब दमयंती देवी कहती है, क्या कोई शोक संदेश भी लाई हो जो इस तरह जमी खड़ी हो? बोलो, क्या कहना चाहती हो? वह स्त्री कहती है, माँ साहब, आपका अनुमान बिल्कुल सही था। आपके अप्सरा की जानकारी शायद उन लोगों को पहले से ही हो गई थी। अप्सरा का भी कहीं कोई पता नहीं है। न जाने वह कौन सा राज था जो अप्सरा और दमयंती देवी के मध्य गुप्त था, लेकिन इतना स्पष्ट था कि वह दमयंती देवी का खास मोहरा थी। दमयंती देवी को उसे और उस पर विशेष प्रकार का गर्व था, इसलिए वह बेहद महत्वपूर्ण बनी हुई थी। अब यह सूचना देने के बाद उस स्त्री को विश्वास था कि अब दमयंती देवी का प्रकोप उसी के ऊपर निकलेगा, लेकिन इसके विपरीत दमयंती देवी अपनी जगह पर शांति से बैठी रहती है और कहती है, वह हमारा जितना नुकसान कर सकते हैं कर लेने दो, क्योंकि इसके बाद उन्हें बदला लेने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। अभी हमें सिर्फ रिया चाहिए। बस एक बार हमें वह मिल जाए तो हमारे बाकी सारे प्यादे हमारे पास वापस आ जाएंगे। अब तुम जा सकती हो। उस स्त्री के अचानक से बीच में आ जाने की वजह से दमयंती देवी अपने गहरे विचार मंथन से बाहर आ जाती हैं। अब उसका चेहरा एकदम सामान्य हो जाता है। दमयंती देवी को पूर्ण विश्वास था कि रिया उससे मिलकर रहेगी, क्योंकि इस बार मिशन के बागडोर रुद्रमा देवी के हाथ में था। दमयंती देवी अच्छी तरह से जानती थी कि छल के मामले में रुद्रमा देवी का कोई तोड़ नहीं। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस। अब तक कल रात की दुर्घटना की खबर मल्होत्रा हाउस तक भी पहुंच चुकी थी। मल्होत्रा हाउस के डाइनिंग हॉल में लगी हुई टीवी स्क्रीन ऑन थी। किशन मल्होत्रा सोफे पर बैठा हुआ था और उसके ठीक पीछे की तरफ अंजलि मल्होत्रा खड़ी थी। दोनों ही टकटके लगाए स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा था, पार्टी हाउस में प्रवेश करना अभी भी संभव नहीं है। हालांकि काफी कोशिशों के बाद उस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन उसके अंदर जलती हुई आग अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। माना जा रहा है कि पार्टी हाउस के अंदर मौजूद कोई भी शख्स जीवित नहीं रहा है। खबर मिली है कि देर रात को आनंद सन्याल किसी जरूरी मीटिंग के बाद पार्टी हाउस लौट गए थे। इसलिए प्रबल संभावना जताई जा रही है कि देश के एक बड़े युवा नेता आनंद सन्याल हम सभी के बीच नहीं रहे हैं। हमने उनके पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ साथ देश के एक दिग्गज युवा नेता को खो दिया है। जब एंकर की यह आवाज पूरे डाइनिंग हॉल में गूंज रही थी, ठीक उसी वक्त श्वेता सीढ़ियों से उतरकर आती हुई नजर आती है।
लेकिन घर में जिस तरह की शांति मौजूद थी वह मीडिया में बताया जा रहा हर शब्द साफ साफ सुन पा रही थी। दरअसल कल रात देर से घर लौटने के साथ साथ वह मानसिक रूप से भी काफी विचलित थी, जिसकी वजह से वह पूरी रात सो नहीं सकी थी। यही कारण था कि सुबह के वक्त जब उसकी आंख लगी तो अब उसे उठने में काफी देर हो गई थी। अब यह दोपहर का वक्त था जब वह तैयार होकर डाइनिंग हॉल में पहुंच रही थी। यह खबर सुनते ही वह सकते में आ जाती है और अपने कानों से सुनी हुई बात की पुष्टि करने के लिए अंजलि मल्होत्रा के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब उसकी निगाहें भी टीवी की स्क्रीन पर ही थी। उसके मुंह से स्वतः ही निकल जाता है, यह सब कैसे हुआ? श्वेता की आवाज सुनकर अंजलि और किशन दोनों ही उसकी ओर देखने लगते हैं। वह दोनों इस खबर में इतने खोए हुए थे कि अब तक श्वेता के आने का एहसास उन दोनों में से किसी को भी नहीं हुआ था। श्वेता का सवाल सुनकर अंजलि उसके कंधे पर हाथ रखती है और फिर उसके बाद कहती है, बेटा न्यूज में दिखाया जा रहा है। इतना कहने के बाद वह अब तक की न्यूज चैनल के वर्ड्स के द्वारा जो भी जान पाई थी वह सब कुछ उसे विस्तार से कह सुनाती है। यह सब जानकर श्वेता के चेहरे पर भी मायूसी छा जाती है और अब उसे लक्ष्य के लिए काफी बुरा लगता है। वह अपने रिक्त चेहरे के साथ अंजलि की ओर देखती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। दरअसल वह समझ ही नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसे रह रहकर एक बार फिर से रात की घटना याद आ रही थी और उसे फार्मेसी के दरवाजे पर मौजूद लक्ष्य का चेहरा याद आ रहा था। और श्वेता किशन के पास जाकर सोफे पर बैठ जाती है। अभी भी वह एकदम शांत थी। अब अंजलि भी श्वेता के दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है और फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मुझे लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? श्वेता कहती है, आप सही कह रही हैं, लेकिन क्या इस माहौल में हमारा लक्ष्य से मिलना संभव हो पाएगा? अंजलि जवाब देती है, शोक की स्थिति में दो ही शब्द पर्याप्त होते हैं कि हम दुख से जूझ रहे व्यक्ति के साथ खड़े हैं। इतना कहने के लिए हमें सिर्फ 1 मिनट की जरूरत पड़ती है। तुम चिंता मत करो, अगर आज नहीं तो कल हम वहाँ जरूर जा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम बाकी सभी बातों को एक तरफ रखकर हमारे साथ चलो। श्वेता को अंजलि की बात सही लगती है और वह बिना उसकी तरफ देखे अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। और श्वेता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किशन टीवी के स्क्रीन को बंद कर देता है। अब श्वेता फैक्ट्री जाने का ख्याल छोड़कर वापस अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर तक इधर उधर टहलने के बाद वह अपना फोन निकालकर लक्ष्य को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी उसे महसूस होता है कि लक्ष्य को कॉल करना उसके लिए एक बड़ा ही मुश्किल काम है। वह फोन को वापस नीचे कर लेती है और एक बार फिर टहलने लगती है। अंत में खुद को समझा बुझाकर वह अपने आप को हिम्मत देती है और फिर लक्ष्य को फोन करती है। फोन पर रिंग को जाते हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन लक्ष्य फोन नहीं उठाता। जैसे ही श्वेता फोन रखने लगती है तभी उसे आवाज सुनाई देती है, हेलो। यह लक्ष्य की आवाज थी जिसे पहचानने में श्वेता को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। अब श्वेता कहती है, हेलो लक्ष्य। इतना कहने के बाद वह एक पल के लिए खामोश रह जाती है। लक्ष्य बिना कुछ कहे फोन को अपने कान पर लगा कर रखता है। अब श्वेता साहस बटोरकर आगे कहती है, मैंने टीवी में खबर सुनी है। आई एम सो सॉरी। इस वक्त मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें किन शब्दों में सांत्वना बना दूं, जबकि मैं खुद इस वक्त तुम्हारे लिए सिर दर्द का कारण बनी हुई हूँ। यह पूछने की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या मैं वहाँ आकर तुमसे मिल सकती हूँ? इससे पहले कि श्वेता आगे कुछ कह पाती, लक्ष्य कहता है, भैया चाहते थे कि मैं तुम्हें अपना पूरा सच बता दूं। अब वह नहीं रहे, लेकिन उनके शब्द और उनकी इच्छा दोनों ही अभी भी बाकी हैं। हम जल्द मिलेंगे और इस बार मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद एक पल के लिए फोन के दोनों तरफ खामोशी रहती है। फिर बड़े ही शांत स्वर में लक्ष्य आगे कहता है, और तुमने एकदम गलत कहा कि तुम मेरी परेशानी की वजह बनी हुई हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात सुनने के बाद मैं तुम्हारी परेशानी की वजह नहीं रहूंगा।
तुम हमारी जिंदगी के लिए आसानी से कोई एक फैसला ले पाओगे और तुम्हारे फैसले के हिसाब से मैं भी आगे बढ़ पाऊंगा, चाहे तुम्हारा फैसला मेरे लिए सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लक्ष्य से बात होने के बाद श्वेता गहरी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा भी क्या हो सकता है जो लक्ष्य के बारे में मुझे पता होना चाहिए था और मैं अब तक भी नहीं जानती हूँ। उसे अंदर ही अंदर डर भी लगने लगता है कि न जाने वह सच अच्छाई की ओर झुकेगा अथवा बुराई का पहलू साबित होगा। वह मन ही मन चाहती थी कि जो कुछ भी हो वह ऐसा हो जिससे कि उसके लिए लक्ष्य को अपनाना सहज हो जाए। वहीं दूसरी तरफ आर्यन, एलेक्जेंडर और रिया दिल्ली में। दोपहर ढल चुकी थी। बच्चों के घर वापस आने का समय हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से आज तीनों बच्चे अलग अलग बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठ जाते हैं। उनकी गाड़ियों के पीछे 5 और आगे भी 5 सिक्योरिटी टीम की गाड़ियां थीं। फुल प्रूफ हाई सिक्योरिटी में उसकी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थी। अभी वह ठीक तरह से आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाए थे कि रोड के डायवर्सन की वजह से उन्हें हाईवे को छोड़कर शहर के बीच में बनी हुई सड़कों से गुजरना पड़ता है। इससे पहले कि यह रास्ता पूरा हो पाता, उनकी गाड़ियों को बीच में ही रोकना पड़ता है, क्योंकि हमेशा के विपरीत आज इस स्थानीय स्थल पर काफी जाम दिखाई दे रहा था। जिस तरह की परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक पल के लिए भी गाड़ियों का कहीं पर रुकना सुरक्षित नहीं था। इसलिए आगे वाली गाड़ी से कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर निकलते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ मौजूद एक व्यक्ति से पूछता है, यह भीड़ किस लिए जमा है? तब वह व्यक्ति अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बड़े ही भक्ति भाव से कहता है, यहाँ पर एक पहुंची हुई साध्वी का डेरा जमा है। वह किसी भी इंसान के मन की बात को पढ़ सकती हैं। इसके अलावा किसी भी समस्या का समाधान देने में भी समर्थ हैं। किसी को संतान की समस्या हो अथवा धन की, किसी का सामान चोरी हो गया हो अथवा कोई अपना घर छोड़कर चला गया हो, कोई पुराने कोर्ट केस में फंसा हो अथवा पुलिस केस में, यह सभी समस्याएं उनके लिए चुटकी बजाकर खत्म करने जैसी है। कुछ चमत्कार तो हमने अभी अभी अपनी आंखों के सामने देखे हैं। उनके भक्तों का कहना है कि उनके दिए गए उपाय कभी भी असफल नहीं होते हैं, इसलिए लोग चारों तरफ से उन्हें घेर कर बैठे हुए हैं। इसके बाद वह आदमी सलाह देते हुए कहता है, भाई, आज की जिंदगी में समस्याएं किसके पास नहीं है? उन समस्याओं के समाधान सबको चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ईश्वर की कृपा से जब आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आप भी जाकर आशीर्वाद तो ले ही लीजिए। इस तरह कुछ ही देर में वह गार्ड्स यह पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि किस वजह से रास्ता जाम हो गया था। इसके बाद वह तुरंत ही अपने इंचार्ज को वॉकी टॉकी पर इन्फॉर्म करते हैं, चीफ, इस जाम का खत्म होना किसी भी तरह से संभव नहीं है, इसलिए यहाँ से निकलना भी पॉसिबल नहीं है। इतना कहने के बाद वह सारी बात विस्तार से बता देता है। जैसे ही मौजूद इंचार्ज सिक्योरिटी गार्ड को यह पता चलता है कि यहाँ की स्थिति क्या है, वह तुरंत वापसी करने का फैसला लेता है। वह अपने वॉकी टॉकी से सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर देता है, सभी गाड़ियाँ वापस ले लो, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। इससे पहले कि गाड़ियों को वापस लिया जाता, अचानक से ही उनके पीछे से और भी काफी ट्रैफिक आकर रुक जाता है। यहाँ से वापसी भी अब एक मुश्किल काम था।